हम लोग बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में आज टॉपिक पॉलिटी से कवर करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल पर टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड है पॉलिटी से। आप लोग पिछला वीडियो जाके देखिए प्लेलिस्ट में और वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो भी डाउट हो आप कमेंट में कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट? राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से कैसे भिन्न है? ऑप्शन ए है, द अफोरसेड आर फॉर द कंट्रोल गवर्नमेंट एंड द एबव स्टेट। कथित प्रावधान सरकार और राज्य के नियंत्रण के लिए है। ऑप्शन बी है, द aforesaid is not a part of the constitution where the above state। कथित प्रावधान संविधान का भाग नहीं है जहां राज्य का उल्लेख है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सेबल व्हाई फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्सेबल। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकते जबकि मौलिक अधिकार लागू कराया जा सकते हैं। बी ऑप्शन है, नन ऑफ द एबव। एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एक का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि फंडामेंटल राइट इनफोर्सिएबल है और डायरेक्ट प्रिंसिपल इनफोर्सिएबल नहीं है। एक्सप्लेनेशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी are different from fundamental right as directive principles are not enforceable whereas fundamental rights are enforceable by the court. The directive principles are described in Part 4 of the Indian Constitution and provide for the establishment of a welfare state. कौन सा स्टेट? वेलफेयर स्टेट। While the fundamental right mentioned in part 3 guarantee of the security given to the individual toward the state। हिंदी में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान करते हैं जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के सुरक्षा की गारंटी देते हैं। प्रश्न 2 है, द concept of welfare state include in the constitution of India in the भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें शामिल है? ऑप्शन ए है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन बी है, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी सी है, फंडामेंटल राइट। ऑप्शन डी है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल है। एक्सप्लेनेशन है, द concept of a welfare state is included in the Constitution of India in Part 4, that is Directive Principle of State Policy, described in Article 36 to Article 51 of the Constitution। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत दी गई है? तो ऑप्शन ए है, फंडामेंटल राइट। ऑप्शन बी है, फंडामेंटल ड्यूटी। ऑप्शन सी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन डी है, इलेक्शन कमीशन एक्ट। तो 3 का आंसर हो जाएगा आंसर डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पंचायती राज की व्यवस्था किसके अंतर्गत दी गई? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत दी गई। एक्सप्लेनेशन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए एक कदम उठाएगा और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियों और अधिकार प्रदान करेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल
डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 33, अनुच्छेद 33। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 50। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो चार का ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को बी करेक्ट आंसर है। चार का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। राज्य सरकार को पंचायतों के संगठन का निर्देश आर्टिकल 40 देता है, अनुच्छेद 40 देता है। एक्सप्लेनेशन है अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने और उन्हें स्वशासन इकाई के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियां प्रदान करने के लिए एक कदम उठाएगा। अनुच्छेद 33 संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत संसद के सशस्त्र बलों आदि पर अधिकारों में संशोधन की शक्ति। आर्टिकल 48 गाय बछड़े और अन्य दुधारू व भारवाही पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्ल सुधार। आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। आप लोग ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज लिस्टेड अमॉन्ग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन कौन भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में सूचीबद्ध है? ऑप्शन है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ऑप्शन 2 है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑप्शन 3 है स्मॉल फैमिली लॉज। ऑप्शन 4 है एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। तो ऑप्शन ए बी सी डी ई है। ऑप्शन ए है 1 2 एंड 3। ऑप्शन बी है 1 एंड 2। ऑप्शन सी है 2 एंड 3। ऑप्शन डी है 1 2 एंड 4। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 हो जाएगा आंसर। 1 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। आर्टिकल 39 डी क्लॉज डी and Uniform Civil Code Article 44 are listed among the directive principles in Part 4 of the Constitution of India. Article 350A, which direct every state and local authority to provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary level stage of education to children belonging to linguistic minority group is not listed in the डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पुरुष और महिला के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के क्लॉज डी और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 350 ए जो भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने का निर्देश देता है, ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। ये फंडामेंटल शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटी से। टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रत्येक दिन और प्रत्येक टॉपिक अपलोड किया जाएगा डिस्कशन के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फंडामेंटल ड्यूटी वेर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 40th अमेंडमेंट। ऑप्शन बी है 43rd अमेंडमेंट। ऑप्शन सी है 42nd अमेंडमेंट। ऑप्शन डी है 39th अमेंडमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट हो जाएगा करेक्ट आंसर। Fundamental duty were inserted into the Constitution through the 42nd Constitutional Amendment. These duties are placed in Part 4A. Initially, there was 10 duty. Later, one more duty was added by a subsequent amendment, making the total 11. These duties describe the moral responsibilities of citizens
मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42 मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इन्हें भाग 4 में रखा गया है। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, बाद में एक और जोड़ा गया और कुल संख्या 11 हो गए। ये नागरिकों के नैतिक दायित्व बताते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, द 10 प्रिंसिपल एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट आर नोन एज। 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए सिद्धांत किस नाम से जाने जाते हैं? तो ए है फंडामेंटल राइट, बी है फंडामेंटल ड्यूटी, सी है पंचायती राज प्रिंसिपल, डी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका 7 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया इसको। The set of duty introduced by 42nd Amendment are collectively called fundamental duty. They guide citizens about their responsibility toward the nation and society. 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए दायित्वों को सामूहिक रूप से मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। ये नागरिकों को राष्ट्र और समाज के प्रति उनके कर्तव्यों का मार्गदर्शन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फंडामेंटल ड्यूटी वेर incorporated into the Constitution through मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से शामिल किए गए? तो ऑप्शन ए है 32वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी है 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी है 15वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी है 46वां संशोधन अधिनियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का? 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन है, पार्ट 4A containing fundamental duty was created by the 42nd Amendment Act. It introduced Article 51A listing the duty of citizen. भाग 4A जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 51A के अंतर्गत नागरिकों के कर्तव्य सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द 42nd अमेंडमेंट 1976 एडेड विच न्यू चैप्टर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान में कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है इंटर स्टेट काउंसिल, ऑप्शन सी है फंडामेंटल ड्यूटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो 9 का आंसर हो जाएगा कौन जोड़ा गया? फंडामेंटल ड्यूटी ही जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Explanation है, the 42nd Amendment introduced a separate chapter on fundamental duty in the Constitution under Part 4A. 42वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य का नया अध्याय जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, Which of the following is a fundamental duty in India? निम्न में से कौन सा भारत में एक मौलिक कर्तव्य है? तो ऑप्शन ए है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन बी है to protect and value the rich heritage of our composite culture, ऑप्शन सी है free and compulsory education, ऑप्शन डी है abolition of untouchability। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हमारी संबंधित संस्कृति के समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। टू प्रोटेक्ट एंड वैल्यू द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। यह explanation है, respecting and preserving the composite culture heritage of India is listed as a fundamental duty under Article 51A. भारत के समन्वित सांस्कृतिक विरासत का सम्मान और संरक्षण करना अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी डाउट हो और जो आपको टॉपिक चाहिए वो आप कमेंट में रिकमेंड कीजिएगा, आपको मिल जाए।